आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद ये आपके अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। ओके। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन करता है, तो इसका गठन तो करता है आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो ये दोनों अंतर आप याद रखना कि गठन कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, और अध्यक्ष कौन होता है अंतर्राज्यीय परिषद का? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो जो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद था ये 1990 में गठित किया गया, और प्रधानमंत्री वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में इसका गठन किया गया था। तो अगर आपसे पूछा भी जाएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो आपके प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो देश का पहला डिजिटल लोक अदालत जो कि आपके एआई पर आधारित है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, वो आपकी स्टार्ट की गई है जयपुर में। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से निर्मित, तो ये जो आपकी प्रतिमा बनाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो इंडिया गेट पे लगी है वो ग्रेनाइट से निर्मित है और 28 फीट ऊंची है। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि ग्रेनाइट से निर्मित है और 28 फीट ऊंचाई है इसकी। और ये कहाँ पे लगाई गई है? तो ये अभी आपका इसका उद्घाटन किया गया इंडिया गेट नई दिल्ली पे। और जो आपका राजपथ उसका नाम था अब बदल के क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या फिर अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में जो आपका अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। इसके पहले टीएस तिरुमूर्ति थे और अब कौन है? तो अब आपके रुचिरा कंबोज होंगी। ठीक है। अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक गांव यानी कि बायो विलेज जो है इसको स्थापित किया गया है? तो पहला जैव गांव या फिर जैविक गांव ये है आपका दासपारा गांव, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि पूरी तरह से जैविक राज्य कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो वो आपका है कौन? जैविक राज्य जो है सिक्किम। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, जैविक राज्य सिक्किम है। और आपका जैविक गांव कहाँ पे स्थापित किया गया? दासपारा, त्रिपुरा में। भारत में पहली बार आयोजित माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? तो माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी की जा रही है लेह लद्दाख के द्वारा। ठीक है। तो लेह लद्दाख के द्वारा पहली बार ये भारत में आयोजित किया जा रहा है माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता। और इस बार जो है जो आयोजित हो रहा है भारत में, कहाँ पे आयोजित हो रहा है? लेह लद्दाख में। ओके। जल संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे जो है चुना गया है? तो तीसरा जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जनवरी महीने में दिया गया है। ठीक है। 2020 के लिए दिया गया लेकिन इस वर्ष जनवरी में दिया गया, और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है ना। तो ये आपका जल संरक्षण के उपायों के अपनाने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए कौन दिया गया? किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन है। एक तो आपका है कि किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, और दूसरा है कि कौन सा जो है कंपनी इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। ठीक है। तो जो नया संसद भवन आपका निर्माण हो रहा है ये आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? तो इसको जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है कहा जाता है। ठीक है ना। और जो नया संसद भवन बन रहा है वो किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है? तो ये आपकी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है कंपनी है, इसके द्वारा इसे बनाया जा रहा है। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति की गई है कल्याण चौबे की। ठीक है ना। इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रारंभ किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है ना। तो हरियाली महोत्सव 2022 नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। ओके। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं घटना चक्र की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास में, जिसमें हम लोग जो डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं और साथ में डेली के करंट अफेयर्स भी देखते हैं लास्ट में।
तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये आपके हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और जीके आपसे पूछ ली जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। भारत का पहला रबर डैम ये कहाँ पे स्थापित किया गया, यानी कि रबड़ से जो बांध बनाया जाता है उसकी बात हो रही है, रबर डैम, ठीक है ना। और ये कहाँ पे स्थापित किया, जो पहली बार रबर डैम बना था वो बना था 2006 में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। पहली बार इसको स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में 2006 में, भारत का पहला रबर डैम। टिहरी बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपके भागीरथी नदी पर है और कहाँ पे है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हीराकुड बांध कहाँ पे है, तो ये महानदी पे है और महानदी उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो महानदी उड़ीसा में जो है ये बना हुआ है आपका हीराकुड बांध। कोयना बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोयना बांध कोयना नदी पर ही है। इसमें आप राज्य याद रखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है कोयना बांध। अगला हमारा है मेट्टूर बांध, कई बार पूछा जाता है आपका। मेट्टूर बांध आपके कावेरी नदी पर जो है निर्मित है और किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध की अगर आपसे बात की जाए तो कृष्ण राज सागर बांध आपके कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ पे है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है कृष्ण राज सागर बांध। ओंकारेश्वर बांध जो है, तो ओंकारेश्वर बांध आपके नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध कई बार आपसे पूछा जा चुका है अभी हाल ही में, और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध भी आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है, लेकिन ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। अलमाटी बांध कहाँ पे स्थित है, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा आप याद रखना निज़ाम सागर बांध कहाँ पे स्थित है, तो निज़ाम सागर बांध आपके मंजीरा नदी पर स्थित है और ये है आपके तेलंगाना में। उकाई बांध परियोजना कई बार आपसे पूछ ली जाती है। तो उकाई बांध जो है ये आपके कहाँ पे, ताप्ती नदी पर है और कहाँ पे, किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में है ताप्ती नदी पर उकाई बांध परियोजना। अगला देखते हैं, 8 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जा चुका है, ठीक है ना। किया गया है आपका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत और जापान के मध्य में इसका आयोजन किया गया। और 2+2 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों साइड से आपके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि जापान और भारत के रक्षा मंत्री और जापान और भारत के विदेश मंत्री, तो ये आपका 2+2 संवाद होता है भारत और जापान के मध्य में। ये अभी हाल ही में हुआ है सितंबर में। बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो बिहार में जो है भी आपके चुनावी उलटफेर हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो वहाँ की आप विधानसभा सीटें याद रखना कि 243 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में बिहार में। भारत में वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद स्थित हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है आपका गृह मंत्री, ठीक है ना। कितने वर्तमान में है, तो वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद स्थित हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा की स्थापना क्यों की गई थी, तो जो आपका अनुच्छेद 39A के तहत आपके निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है भारत के नागरिकों को, उसी के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है ना। अगला हमारा है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर कोई अनुसंधान यानी कि रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएगी, तो इस कार्यक्रम का नाम है स्पार्क, ठीक है। तो स्पार्क कार्यक्रम के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी जो भी अनुसंधान करना चाहता है। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि स्पार्क नाम का एक म्यूजियम अभी हाल ही में किस संस्था ने जो है लॉन्च किया है, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताना कि स्पार्क नाम का म्यूजियम किस संस्था के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है ना, ये आपके CSIR के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं शांति स्वरूप भटनागर। और CSIR जो है आपके विज्ञान से संबंधित संस्था है, विज्ञान और एग्रीकल्चर। तो याद रखना कि जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये कई बार आपसे पूछा गया है, ये विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और अभी हाल ही में ये 2021 के लिए जारी की गई
और इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा, तो भारत की रैंक रही इसमें 132, यानी कि भारत 132वें स्थान पे रहा मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, पहले नंबर पे कौन रहा, तो पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड, और अंतिम नंबर पे कौन रहा, तो अंतिम पे आपका दक्षिणी सूडान रहा। ठीक है ना, इसमें कुल 191 देश शामिल थे और 191वें नंबर पे कौन रहा, तो वो आपका दक्षिणी सूडान रहा। इसके अलावा जो है यूएनडीपी के द्वारा एक और सूचकांक जारी किया गया जिसको कहा जाता है लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है ना, और इसमें भारत की रैंक क्या रही, तो इसमें भारत की रैंक 122 रही। ओके, 132 किस में रही, तो वो आपके मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रही। 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, यानी कि जो IRCTC होता है उसका फुल फॉर्म होता है ये। ठीक है ना, तो IRCTC के द्वारा जो है देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से प्रारंभ की गई, तो ये आपकी जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है ये इसका नाम जो है रामायण सर्किट को ये जोड़ने के लिए काम करेगा। ठीक है ना, और इसको नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया और ये कहाँ तक जाएगी, जनकपुरी नेपाल तक ये जाएगी। ठीक है ना, तो नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन IRCTC के द्वारा, और ये आपके नई दिल्ली से स्टार्ट हुई है और जनकपुरी नेपाल तक ये जाएगी। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो वो आपके हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि किस देश से संबंधित हैं, तो ये पुर्तगाल देश के हैं। ओके, इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र की अभिकरण होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है ना, ये दूसरी संस्था है, इसका अभिकरण है यानी कि संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण है, तो ये आपका UNGA होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि किस देश से संबंधित हैं, तो ये आपके मालदीव के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं, और इसका नवीनतम सदस्य आपसे पूछा जाता है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। ठीक है ना, इसके अलावा आप याद रखना एक बात और कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये भी आपका संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, जो अगर सुरक्षा परिषद UNSC की बात हो रही है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, तो UNSC में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं और आपके 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। वर्तमान में अस्थायी सदस्यों में जो है भारत शामिल हैं, लेकिन 1 जनवरी 2023 से भारत के स्थान पे जापान को जो है इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। ओके, तो 1 जनवरी 2023 से भारत जो है UNSC में अस्थायी सदस्य नहीं रहेगा। किस देश को वर्ष 2022 से 2026 की अवधि के लिए, यानी कि अगले 4 वर्षों के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के जो है एक अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है, तो यूनेस्को की जो है अंतर सरकारी समिति के लिए भारत को चुना गया है और भारत को ये तीसरी बार चुना गया है। किस लिए, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए, और कब से कब तक के लिए, 2022 से 2026 तक के लिए। नेक्स्ट हमारा है संप्रीति और बोंगो सागर, तो ये 2 युद्ध अभ्यास हैं, ये किसके मध्य होता है, तो संप्रीति और बोंगो सागर, इन दोनों युद्ध अभ्यासों का मध्य होता है, ये दोनों युद्ध अभ्यास आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य किए जाते हैं। ओके, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी भारत बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर आपको याद हो कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप लोग कमेंट करके बताना 40 के आगे क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारा है SDG प्रगति पुरस्कार, अभी हाल ही में प्रदान किया गया UN के द्वारा, और ये किसे प्रदान किया गया SDG प्रगति पुरस्कार, तो ये प्रदान किया गया है शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ओके, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, तो ये पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य में क्या हुआ था, तो ये आपका पंचशील समझौता हुआ था। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक और समझौते के बारे में कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सा समझौता हुआ था, तो वो कौन सा था, एक शिमला समझौता हुआ था। ठीक है ना, तो वो भी आप याद रखना। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ओके, रेड क्लिफ रेखा अगर आपसे पूछ ली जाए कि 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, तो ये आपकी रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है, तो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये आपके नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। ओके, अगला हमारा है महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा निमहंस बेंगलुरु ने
भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की है? तो ये आपकी स्त्री मनोरक्षा परियोजना स्टार्ट की गई है। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सी परियोजना? स्त्री मनोरक्षा परियोजना स्टार्ट की गई महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा निमहंस बेंगलुरु के द्वारा। ओके। बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु को। और जो विंग्स इंडिया कार्यक्रम ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। ओके। तो आइए अब देखते हैं 10 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। भारत के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी बांध का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या रखा गया है? गयाजी बांध। और इसका उद्घाटन किया गया है गया बिहार में। और किस नदी पे ये बांध बनाया गया है? तो फल्गु नदी पे बांध बनाया गया है, ठीक है ना। फल्गु नदी पे ये बांध बनाया गया आपका। लंबाई कितनी है? तो लंबाई आपकी 411 मीटर है। और ये आपकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है आपकी 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। तो चौड़ाई 3 मीटर है और लंबाई कितनी है? 411 मीटर। ये भारत का सबसे बड़ा रबर से बना हुआ बांध है, रबर डैम गयाजी बांध, ठीक है ना। और अभी आपको बताया गया था कि भारत का सबसे पहला जो आपका रबर डैम है ये कहाँ पे निर्मित किया गया था? तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत का सबसे पहला रबर डैम कहाँ पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है 10 से 11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित जो है इसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे। और केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा साइंस सिटी अहमदाबाद में। और इसका जो है वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा। ओके। तो केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। सितंबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड में 75 आपके बाइकर्स होंगे और 75 जगहों पर ये जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आज़ादी का 75वां वर्ष है, इसीलिए सब कुछ 75 हो रहा है। ओके। तो गृह मंत्री अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली से जो है इसका उद्घाटन किया है। सितंबर 2022 में किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? ये नाम आप याद रखना, वोल्कर तुर्क को, ठीक है ना। और ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रिया के हैं, याद रखना, ऑस्ट्रिया के हैं वोल्कर तुर्क। और इनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? आपको पता होगा, नितिन गडकरी हैं। और इन्होंने कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया है? तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो मंथन है ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें जो है किन विषयों पर जो है मंथन किया जाएगा? जल, कृषि, परिवहन और निर्यात को बढ़ावा देने पर जो है मंथन किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि भारत जो है 5 ट्रिलियन जो है आपकी जो इसका लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनने का, वो इसको हासिल कर सके। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका हाल ही में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो ब्रिटेन की महारानी हैं आपकी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो हैं ये ब्रिटेन की महारानी थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया 8 सितंबर 2022 को, ठीक। ज्यूरिख, और ये कितने वर्ष की थी? ये याद रखना, 96 वर्ष की थी, ठीक है ना, 96 यानी कि 96 वर्ष की थी ये। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सितंबर 2022 में डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंक का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भाला फेंक खिताब में आपके डायमंड लीग का भी फाइनल हुआ है। डायमंड लीग 2-3 बार से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डायमंड लीग का फाइनल हुआ है जिसमें फाइनल में जो है जो जीत लिया है इसको भाला फेंक का खिताब, तो वो है आपके नीरज चोपड़ा, ठीक है। और ये आयोजन कहाँ पे हो रहा था? तो ये आयोजन आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि लुसाने में भी जो है एक आयोजन किया गया था डायमंड लीग का, उसमें भी जो है नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? तो वो आपके गोल्ड जीता था, ठीक है ना। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे और डेली करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे, तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए जो भी आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।